नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो। थोड़ी सी तकलीफ हुई गर्दन मुड़ा के देखने में, मोड़कर बोलो बोलो मुंह तो खोलो। इसमें आपका बहुत स्वागत है। नया साल जो है उसके दरवाजे पर हम खड़े हैं, क्या बल्कि प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जब आप देख रहे होंगे तो आप नए साल का आनंद उठा रहे होंगे। तो पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 के लिए सपरिवार। और आज जो युवाओं की एक अलग अंदाज की टीम हमारे साथ है, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, और मैं जो इस कटघरे में बैठा हुआ हूँ, माफ़ कीजिएगा कटघरा शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए कि आज हमने युवाओं की ज़्यादा संख्या यहाँ रखी है, जिससे हमें एक बड़ा व्यू न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि हम देश का भी एक परसेप्शन नौजवानों का समझ सके। क्योंकि जो चुनौती है, एक हमारे समय में जब हम डिबेट्स में जाते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो एक बड़ी पारंपरिक सी शोणित के आगे तुम बोलो किसकी मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, ये बात हम कहते थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि युवा ही तय करते हैं किसी भी देश की दिशा। और हम जैसे लोग जो कटघरे में बैठे हैं अभी, वो गाइडेंस की बात करते हैं, और थोड़ी और उम्र हो जाती है तो मार्गदर्शक मंडल में भी चले जाते हैं, वहाँ से परामर्श और सुझाव कोई ले न ले, लेकिन उस मंडल में तो रहना ही पड़ता है। बहरहाल आज 2023 के लिए हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारा देश कैसा हो, विश्व गुरु या दुनिया में लीडिंग कंट्री बनने में हम सिर्फ सोचने से ये सब नहीं होगा, और न सिर्फ सरकारों के सोचने से ये होगा, और न सिर्फ सरकारों को और देश को कोसने से ये होगा। बहुत सारी चीज़ें हमें अभी करनी हैं। लड़कियों के लिए अभी भी हमारी सोसाइटी, महिलाओं के लिए एक छोटी बालिका से लेकर एक वृद्धा तक अभी भी भारत कहने में पीड़ा होती है, लेकिन एक सुरक्षित देश की छवि नहीं रखता है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रोज़गार है, तमाम बिंदु हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत चमकदार चीज़ें भी हैं जो ये बताती हैं कोविड से हम जिस तरीके से लड़े, जिन चुनौतियों का हमने सामना किया आर्थिक मंदी में और हम आगे बढ़े, और जिस तरह से हमारा युवा शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने को साबित कर रहा है, ख़ासतौर से मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के युवा जो छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं, और वो टक्कर दे रहे हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इनके नौजवानों को। तो ये बहुत उम्मीद जगाता है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही चमकते हुए युवाओं का एक समूह है, तारापुंज हैं जो, तो इनके साथ हम बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे शुभम चौहान से, जिनका अपना एक नज़रिया भी है जीवन को लेकर भी और सार्वजनिक जीवन को लेकर भी। शुभम, यहाँ हम किसी को कोसने के लिए भी नहीं हैं और प्रशंसा करने के लिए भी नहीं हैं। मैं एक बहुत न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह आपकी राय चाहूँगा कि कैसे आप देखते हैं, हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। कैसा हो मध्य प्रदेश, कैसा हो छत्तीसगढ़, कैसा हो देश, इसको लेकर नटशेल में आपकी एक रिएक्शन। मुझे लगता है कि आने वाले मध्य प्रदेश में सर समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जिसको पहले बदलने में एक शताब्दी और सदियां लगती थी, वो आने वाले समय में एक दशक में बदल जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो समाज हमारा बन रहा है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों पर भी उसी तरह से बढ़े, और हम ये प्रयास करें कि जो हम विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति सबको लेकर एक आगे बढ़ें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आप सबसे बहुत ईमानदारी से कहूँ, डिम्पल मुंबई में है, और डिम्पल की तरफ ही माइक्रोफोन बढ़ाइए आप। डिम्पल, मैंने करीब 15 साल पहले या 20 साल पहले, 15 साल पहले एक नेशनल मैगज़ीन में जब ये 2 स्टोरीज़ देखी थी, एक लिव इन पर थी और एक थी डबल इनकम नो किड्स, कि मेट्रोज़ के जो पेरेंट्स हैं उनका ये स्लोगन है कि आय हमारी दुगनी हो लेकिन हम संतान की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। हमारी पीढ़ी के लिए ये सब टैबू है। हमें सिखाया गया है वैल्यू सिस्टम या तमाम चीज़ें, जिसको कुछ लोग पाखंड भी कहते हैं। आप लोग भी शायद पता नहीं क्या सोचते हो। आप क्या सोचती, मुंबई को आप देखती हैं,
आप एक छोटे शहर से गई हैं मुंबई को, क्या अब स्त्री पुरुष के संबंध, शादी नाम की संस्था पर युवाओं का बहुत भरोसा नहीं रह रहा है? दैट्स ट्रू सर कि आजकल इफ़ यू विल सी द जनरेशन, उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज व्हेन यू स्पीक अबाउट द ट्रू लव, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अब। आपका भी नज़रिया शामिल कीजिएगा इसमें। मेरा नज़रिया व्हेन इट कम्स टू ट्रू लव, वो एग्जिस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह के भी लोग कहते हैं कि मुझे इसके साथ शादी ही नहीं करनी बिकॉज कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही। तो किड्स की बात तो बहुत ही अलग है सर, किड्स का सोचना तो बहुत ही अलग है। व्हेन यू स्पीक अबाउट द मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पे दोनों का कमाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे उनकी खुद की ख्वाहिशें, रिसोर्सेज ही कंप्लीट नहीं हो पाती, तो वो बच्चा कैसे करेंगे? सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ किड rather than self-satisfying your own self being in Mumbai or in metropolitan city. आप ये कहना चाह रही हैं कि ये एक मजबूरी की सोच है? Yes, that's true. कि कितने लोग सहमत हैं डिम्पल से? हिपोक्रेट मत होइएगा। हाँ ठीक है डिम्पल, आपने बहुत साहस से अपनी बात कही है, मैं हेड्स ऑफ करता हूँ आपको, क्योंकि बात सही है। अगर हम यहाँ एक परसेप्शन, एक नज़रिया लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो जितना सच हम कह सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उतना सच हमें बोलना चाहिए। तो आप महसूस करती हैं कि ये एक बड़ा कारण है, युवा पर दबाव है, अगर वो लिव इन या डबल इनकम नो किड्स की तरफ जाता है या सोचता है तो इसके पीछे आधुनिक जिंदगी का, जीवन का, जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। बेशक अगर आप किसी लड़के को देखेंगे तो उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है कि पहले ये खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहले उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि तभी हम उस लड़की को देंगे, उस हस्बैंड को। अभी लड़की खुद सोचती है कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतनी कंपैटिबल हूँ कि मैं शादी करने लायक हूँ, मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, बट पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते क्योंकि पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे। और जब साथ में रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में विदाउट एनी टैग ऑफ सिंदूर एंड मंगलसूत्र, दे फील लाइक कि दोनों का इंडिपेंडेंट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट खुद की रिसोर्सेज तब भी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो बच्चा तो दूर की बात है, और कंपैटिबिलिटी तब भी नहीं मिल पाती, तो रिश्ते टूट जाते हैं, बात शादी तक पहुंच ही नहीं पाती। माफ़ कीजिएगा, मैं एक पर्सनल सवाल पर आ रहा हूँ। आप किस तरह के रिश्तों की तरफ आप देखती हैं? क्या आपको लगता है कि जो तरीका है वो जायज़ है और आप भी उसको अपना सकती हैं? मैं ये फील करती हूँ कि लड़का चाहे नॉर्मल इनकम, एवरेज इनकम भी क्यों ना कमा रहा हो, और बंदी चाहे एवरेज इनकम क्यों ना कमा रही हो, दोनों में हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। दोनों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है या लड़की से एक्सपेक्टेशंस घर को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस होकर चलेंगी तो रिश्ता बहुत स्मूथली भी चल सकता है। कि लड़के का कमाना, पेरेंट्स को टेंशन नहीं होता? आप मुंबई में हैं जहाँ इस तरह की सोच है, जहाँ इस तरह से देखा और समझा जा रहा है चीज़ों को। पेरेंट्स का ओपन अप होना विद टाइम के साथ, आप पेरेंट्स को ऐसा नहीं है जैसे बच्चे को जब आप ग्रो करते हो, आप टाइम के साथ उनको उस चीज़ के हैबिचुअल लाते हो, कन्वेंस करते हो धीरे धीरे कि वो समझेंगे, वैसे आप पेरेंट्स को भी कि धीरे धीरे करके आप समझाते हो कि पापा मम्मी चीज़ें बदल गई हैं, मार्केट चेंज हो चुका है, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है, विद इन अ सेकेंड आप नेक्स्ट पेरेंट्स समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन है, वो मेरी चीज़ों को समझते हैं। बीइंग अ 27-26 ईयर ओल्ड, दे आर नॉट प्रेशराइजिंग मी टू गेट मैरिड। वो मुझे बिल्कुल दबाव नहीं डालते कि आप शादी कर लीजिए, वो कहते हैं कि आप पहले सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए। लड़की का होना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो शादी करे, हस्बैंड हो, पापा हो, भाई हो, उसके लिए खुद का इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया हूं, इसलिए मैं और यहाँ बैठे लोगों को और शायद सेकंड राउंड में आपसे भी कुछ और पैरी ऑफ क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। प्रिंसिका, मेरा भी बेटा जो है वो कुछ सालों में शादी के लायक हो ही जाएगा, और अगर हम उम्मीद करते हैं कि एक करण जौहर की फिल्मों की तरह एक आदर्श बहू जो बहुत पढ़ी लिखी भी हो, अंग्रेज़ी भी खूब अच्छी बोलती हो, जॉब भी अच्छा करती हो, लेकिन करवा चौथ का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हिंदी की, बॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते हैं, क्या यहाँ बैठी लड़कियाँ अब वैसी बहू नहीं होना चाहती हैं कि आप हमें वैसी बहू बना दीजिए, बड़ा सा सिंदूर, वैसे जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल्स में हैं, लेकिन वैसी बहू होना नहीं चाहती हैं? आपका पर्सनल ईमानदाराना ओपिनियन। So that's their personal choice.
हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप वेस्टर्न क्लॉथ्स दबाव तो पहने। हमारी पीढ़ी का है आपके ऊपर। लेकिन सर हम किसी, अगर वो लड़की सेल्फ सफिशिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है, तो हम उस पर दबाव क्यों डालें? जैसे हम आमतौर पे ये बात कहते हैं कि पेट्रियार्की बहुत टाइम से चली आ रही है। लड़कियों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए होते हैं कि उनको बीइंग अ डिसेंट उनको साड़ी पहननी है। अगर उनकी शादी हो गई है, अगर वो कमा रही हैं, तो भी उनको खाना बनाना पड़ेगा। ये एक पेट्रियार्की है। लेकिन आज का दौर ये है कि हम इस पेट्रियार्की को बदलते जा रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब आप वैसी बहू नहीं होने वाली है, पंगा होने वाला है यानी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही वो ताकत है जो हम सब मन से कहें तो जो हर लड़की में हम देखना चाहते हैं कि गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ असहमति ना कहना। और ना अगर डिग्निटी के साथ कहा जाता है तो हम सब सहमत भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सब असहमत होंगे। अब कोई पारंपरिक स्वर मैं सुनना चाहूँगा, कोई लड़का या कोई लड़की। अच्छा श्रीराम, आप पारंपरिक स्वर की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे, बोलिए। न शबो रोज़ ही बदले हैं न हाल अच्छा है, न शबो रोज़ ही बदले हैं न हाल अच्छा है। किसी ब्राह्मण ने कहा था ये साल अच्छा। एक ब्राह्मण ने कहा था कि साल ब्राह्मण ने, पर जी हाँ, समझने जी हाँ, के लिए जी हाँ। किसी ब्राह्मण ने कहा जी, था जी, कि ये हाल जी। अच्छा है। तो दरअसल बात ऐसी है कि साल तो बदल रहा है, तारीख बदल रही है, कैलेंडर बदल रहा है, परंतु दिन वही के वही हैं, हालत वही के वही हैं। देश की देख लें, राज्य की देख लें या हमारी देख लें। बात करें अगर सर आपकी जो अभी हमारी दीदी कह रही थी कि परंपराओं की बात करें, तो हाल वैसे ही हैं। वेस्टर्नाइजेशन के कारण जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जो हमारी संस्कृतियों को प्रभावित कर चुकी हैं, वो और ख़राबी की ओर बढ़ रही हैं, वो और प्रभावित हो रही हैं। और जिस प्रकार से हम जैसे यूथ, जो जेनजी जो है, जो 2022 तक के अभी जो यूथ हैं, मुझे लगता है 2002 से 2 के बाद वाले जो जेनजी है, जो इस सभ्यताओं को भूल रहे हैं, या कहें कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को भूल रहे हैं, या ये कहें कि अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। और इस प्रकार से अगर हम इन वार्तालाप की बात ही करें तो वो अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, सभ्यताओं को भूल रहे हैं। तो ये बहुत ख़राब है, भले चाहे साल बदल जाए, पर आप ये कह रहे हैं डिम्पल और प्रिंसिका ने जो कहा है वो भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है? मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, मैं क्या अर्थ निकालूं इसका? मैं आप असहमत हैं विनम्रता से उनसे? बिल्कुल, विनम्रता से, बहुत विनम्रता से असहमत हूँ। और क्योंकि ये जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का है। कैसे हो गई भैया पाश्चात्य संस्कृति? वेस्टर्न कल्चर जब से भारत में आया है, तो क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप वेस्टर्न को फॉलो नहीं करिए, परंतु अपनी संस्कृति जो है, अपना जो समाज है, उसके साथ भी तो चलना आपका हक बनता है, आपका अधिकार हमारे यहाँ होता है। जब स्वयंवर होता था, यानी अपना वर स्वयं चुनो, ऐसे प्रमाण आपको हमारे प्राचीन सनातन परंपरा में देखने के लिए मिलेंगे। और स्त्री स्वातंत्र का अनेक स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसा कहना कि अगर स्त्री अपने चयन को लेकर मुखर हो जाए तो हम उसे पारंपरिकता के या उससे विनम्रता से असहमत होने की तरफ बढ़ जाते हैं? ये आपका अधिकार है। बिल्कुल नहीं। विनम्रता से असहमत इस वजह से हैं कि स्त्री स्वतंत्र थी, उस समय भी स्वतंत्र थी, परंतु ये किससे लेगी तमगा? वो आपसे, हमसे लेगी? आपने अभी कहा सर कि जब स्वयंवर की परंपरा थी तब भी स्त्री स्वतंत्र थी, लेकिन तब की बातें उसी प्रकार थी कि हम अपने समाज के, हम अपनी संस्कृति की चीज़ों को ध्यान रखते थे। लेकिन अभी उस स्वतंत्रता के कारण जो हम चीज़ें भूल रहे हैं, जो हम चीज़ें छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब आपकी जो शादी होगी बहुत पारंपरिक होगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है ना। बड़ा सा बिंदी होगी, सिंदूर होगी, प्रणाम है। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। मैं आपकी तरफ आता हूँ रासमणि। शायद हम सवाल का सिरा कुछ थोड़ा घुमा कर ले गए। मैं फिर आता हूँ कि क्या इस देश में ऐसा है? स्वतंत्रता निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता स्वच्छंदता की तरफ नहीं बढ़नी चाहिए। मूल्य पारंपरिकता का ठेका किसी संगठन के पास भी नहीं है, और ना हमारा संविधान। आप तो खुद लॉ की स्टूडेंट हैं, और हमारे साथी बेंगलुरु से गुप्ता साहब भी लॉ के स्टूडेंट हैं, और इसकी सब रिस्पेक्ट करते, कोई भी सरकार हो उसकी इज्जत करती है। लेकिन आप कैसे देखती हैं कि माँ का लाडला बिगड़ गया या माँ की लाडली बिगड़ गई? ये जो एडजेक्टिव्स आजकल बहुत उछल रहे हैं, कितनी सहमत असहमत हैं आप इससे? जी सर, हमने कुछ एक पहले के शो में भी बात करी थी, जिसे कहते हैं जनरेशन गैप।
मुझे लगता है कि ये जो दरार थी वो जनरेशन गैप के बीच में वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं कि माँ का लाडला बिगड़ गया या लड़की बिगड़ गई, वो हमारी जनरेशन में उसे बताया जाएगा कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम फाइनली अपना फ्रीडम महसूस कर पा रहे हैं। पर क्योंकि कुछ घरों में वो बच्चे जो ये चेंज आ रहा है हमारे समाज में, जो हमारी सोच में, वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे कि डिम्पल जी ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को बताती हैं तो वो समझते हैं। तो ये जनरेशन गैप का बहुत बड़ी दिक्कत कि वो बढ़ता जा रहा है, वो हम यंग जनरेशन का ही कि हमारी ही गलती है कि हम अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहे हैं। मैं खुद ये मानती हूँ कि आज मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन हैं। मैं भी जब कॉलेज गई थी अपने फर्स्ट ईयर में, मेरी एक ट्रिप थी जिसमें हम लोग 10 लोगों का कंटेंजेंट था, उसमें मैं इकलौती लड़की थी। तब मेरे माता पिता भी बहुत डरे थे उस चीज़ से, लेकिन आज वो उस चीज़ के यूज्ड टू हो गए कि अगर मैं उन्हें आत्मविश्वास से किसी चीज़ को कह रही हूँ कि नहीं मैं इन पे भरोसा करती हूँ, और हम सब हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ना कि कितने लड़के कितनी लड़कियाँ जा रहे हैं, तो वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। बट ये ट्रस्ट को लाने में मुझे 5 साल लगे, पर मैं उसके लिए ये नहीं रोने बैठ गई कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। वो भी एक सोच से आ रहे हैं और मैं भी एक नए ज़माने की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा काम है कि मैं उनका हाथ पकड़ के उनको अपने साथ ले चलूँ। जहाँ पे ये साथ यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन का दे रही है, वहाँ पे शायद ये सारे टर्म्स नहीं यूज़ हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि संवाद वो पुल है जो इन कन्फ्यूजन्स को हटा सकता है। संवाद वो सेतु है, और एक डेमोक्रेसी में संवाद ही सबसे बड़ा पुल है जिस पर चलकर हम इन तमाम चीज़ों को। यशिका, मैं आपकी तरफ एक अलग सवाल के साथ आता हूँ। क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं 2023 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, और क्या आपको खटकता है, चुभता है, बदलने का मन करता है? लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं भी, और बहुत सारी चीज़ों में वक्त लगेगा। जी सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया 2022 में, और मेरे साथ कई यादें भी हैं, अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। मुझे सबसे लगता है पहले इनके प्रसन्नवादी रवैये की प्रशंसा होनी चाहिए, करतल ध्वनि के साथ। ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात है, आशावादी बात है कि आपने दुख से, पीड़ा से और मेरे भारी भरकम सवालों की गंभीरता से बिना प्रभावित हुए ये कहा कि बहुत मज़ा आया 2022 में। जी सर, तो सबसे पहले मैं 2 पहलुओं पे बात करूँगी, अच्छी और बुरी। तो सबसे पहले जो अच्छी चीज़ें हुई, जो कि बहुत सारी हुई, तो सबसे पहले मैं रखूँगी हरनौज़ कौर सिंधु, जो कि हाल ही में अभी मिस यूनिवर्स बनी है। तो मुझे काफ़ी रुचि है उसमें भी। और फिर जहाँ नए हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं, वो भी आए हैं, और उन्होंने कई अच्छे लॉज भी इम्प्लीमेंट करे हैं। जैसे शादी पे चर्चा चल ही रही थी, तो मेरा ये ख्याल आया कि मैं इसको यहाँ पे आपके सामने बयां करूँ। तो सर, उसमें ये लगा मुझे कि उनने भी ये जजमेंट दी, उस जजमेंट से रिलेटेड, कि जो शादी जो है वो मतलब ऐसी चीज़ है जो दोनों को साथ रखती है, और जब तक दोनों साथ हैं और जब तक वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तब तक शायद मतलब कुछ गलत नहीं होना चाहिए लड़की के साथ। और अगर लड़की मना कर रही है तो उसको भी तवज्जो देना चाहिए था, जो कि हमारा समाज नहीं देता था। तो उन्होंने उस पर भी कहा। उन्होंने मैं थोड़ा इस सवाल से, माफ़ कीजिएगा यशिका, अलग हट रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरा एक सीधे पॉइंटेड सवाल है जो मैं आप सबसे भी पूछूंगा। राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते आप लोग? क्या खराब लगता है आपको? आप देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं। राजनीति में कुछ खराब नहीं लगता। मैं तो बल्कि सोचती हूँ, मतलब अगर कोई, आप तो जाएंगे नहीं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कभी आपकी तरफ आती है और कहती है कि चुनाव लड़ लीजिए, लड़ लेंगी? लड़ लेंगे सर। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है सपनों में कि मैं काश देश की प्रधानमंत्री बन सकती। हाँ, मेरे तो ख्याल सर बहुत ऊंचे हैं। मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उसके चलते मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी मैं हरनौज़ कौर सिंधु जैसी मिस यूनिवर्स बन जाऊँ, या मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, या मैं कभी डांसिंग की तरफ भी रुचि रखती हूँ। मतलब आपका पूरा दर्शन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव सोच है। तो आप क्या महसूस करती हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या और बेहतर की जा सकती हैं? सर, मध्य प्रदेश में मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी अच्छा है, क्योंकि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, और इसी वजह से सब अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छा जवाब है ये भी। जिस जगह हमारा जन्म हुआ वहाँ क्या ख़राब होगा? हाँ हिमांशु, आप बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को,
सोच भी रहे हैं। अगर मैं वही सवाल जो मैंने यशिका से पूछा कि आप देश के एक लीडिंग इंस्टीट्यूट से लॉ की पढ़ाई के लिए गए रासमणि की तरह, वो उड़ीसा में है, आप बेंगलुरु में हैं, पढ़ाई हो गई आपकी पूरी। तो राजनीति में अगर हम परिवर्तन की बात करें, अगर मेरा मन करता है बीइंग एन जर्नलिस्ट कि मैं किसी लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकले व्यक्ति को देश का स्वास्थ्य मंत्री देखूं, विधि मंत्री ऐसा हो कि वो बेंगलुरु के या उड़ीसा के किसी लीडिंग लॉ कॉलेज से निकला हो, मैं किसी लीडिंग आईआईटी से निकले हुए किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से निकले व्यक्ति को मैं देखूं कि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, क्या हम ये मैं जो सोच रहा हूं वो मोहल्ले के मंगू टल्लू मुन्नू इनके साथ साथ जो बहुत ताकत के साथ राजनीति परंपरा से कर रहे हैं, क्या वही लोग हमें राजनीति में मिलेंगे? आप क्यों नहीं आना चाहते? सर राजनीति का हमारे देश में राजनीति का ताल्लुक हमेशा किसी एक डायनेस्टी से रहा है, कोई परिवारवाद से चलते हुआ आया है। कुछ लोग हैं जो नीचे से उभरे और ऊपर तक गए हैं। किसी पार्टी के स्पोक्समैन की तरफ बोल रहे हैं आप? चलिए, मैं मजाक कर कुछ रहा हूं। लोग नीचे से उभरे और ऊपर तक गए हैं, जी, लेकिन जी। ऐसे कुछ ही वो रेयर ओकेजन हैं जो मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये ऐसा कर पाए। तो हमें समझना होगा कि हमारे देश के युवा राजनीति में आना क्यों नहीं चाहते। तो सबसे पहला मुद्दा ये है, और मुद्दा क्यों है कि आज अगर तो इसका जवाब सिर्फ राजनीति की तरफ से नहीं है, इसका जवाब युवाओं की तरफ से भी है। तो पहला अगर हम युवाओं की तरफ से जवाब लें तो हम लोग मान के बैठ गए हैं कि राजनीति में अगर हम आएंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन बहुत अच्छा, ज़्यादा है। आप जब एक कॉर्पोरेट लॉयर होंगे या जज होंगे तो क्या ये सारे काम आप वहाँ सब फेयर करेंगे बहुत अच्छे से? देखिए सबकी कोशिश यही होती है कि एक आइडियल होता है, आप उसको अचीव करना चाहते हो। राजनेता सॉफ्ट टारगेट है, दिए जाओ पंचिंग बैग की तरह, धमाधम धमाधम। मेरा ये मानना है कि कोई भी नेता की इंटेंशन गलत नहीं होती, पर इम्प्लीमेंटेशन की करते करते कोई ना कोई दिक्कतें आती जाती हैं और इस तरीके से काम होता है। तो अगर हम युवाओं की तरफ से देखें तो आज के युवा, जैसे हम कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि जब पार्लियामेंट थी पहली वाली तो उसमें करीबन 32% लॉयर थे, और आज की पार्लियामेंट में सिर्फ 5% लॉयर हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये हमें समझना होगा। तो मैं लॉ कॉलेज से आता हूँ और मैं देखता था वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे, जैसे 80 बच्चे थे हम लोग, उनमें से लगभग 50 बच्चे कॉर्पोरेट लॉ की तरफ चले गए। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो लिटिगेशन की तरफ गए, और उनमें से और भी कम बच्चे हैं जो किसी और सिविल सर्विसेज या उसमें जाना चाहते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप पहले मान चुके हैं कि एक बहुत अच्छी ज़िंदगी है जो पॉलिटिक्स के बाहर जी जा सकती है। दूसरी बात ये कि आप वहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, जो कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यता है। और अब ये मान्यता क्यों हमारे मन में बनी, ये भी एक सवाल है। तो ये सवाल पॉलिटिक्स की तरफ से आता है कि हम ये हमेशा देखते रहे हैं कि कोई नेता आज इस पार्टी में, कल वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा, या आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तभी आप कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉर्पोरेट लॉयर भी कभी एक कंपनी में होता है, कभी दूसरी कंपनी में जी होता है। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ जॉब जो है ये तो चलेगा सर। पर हम किस कारण वो कर रहे हैं? तो हम क्या कोई आइडियोलॉजी के कारण सफल होने के लिए, सफल होने के लिए राजनेता को सफल होने का अधिकार नहीं दे रहे हैं आप। पर आप ये अंतर समझिए कि कॉर्पोरेट लॉयर जब काम कर रहा है तो वो प्राइवेट इंटेंशन के लिए काम कर रहा है, प्राइवेट बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। पर अगर एक पॉलिटिशियन काम कर रहा है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। Yes. जब उसने पॉलिटिक्स में एंटर किया था तो वो यही मान के आया था कि मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब आप कहीं मानते हैं कि कथनी करनी में अंतर है राजनेताओं जी अंतर है, पर मैं ये भी कितने लोग मानता हूँ, सहमत हैं इनसे? लगभग 100% और लोग। यही चीज़ हम हमेशा से देखते हुए आते हैं युवाओं की तरह कि कुछ ना कुछ होता है, कोई कुछ कहता है, फिर कुछ हो रहा है, और राजनीति बदलती जा रही है। बहुत अच्छा आपने तो अपना इसलिए, व्यू रखा। युवा थोड़ा उससे बिल्कुल, हिचक मैं है। आता हूँ विधि, मैं आपकी तरफ आता हूँ। विधि, आप मुझे बताइए कि आपको क्या खटकता है? आप जब ट्रेन में सफ़र करती हैं, आप जब बस में सफ़र करती हैं, आप जब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान में आती हैं, तो क्या क्या देखती हैं आप? भारत में गैर बराबरी, जाति को लेकर संघर्ष, गंदी ट्रेन्स भी हैं, अब अच्छी ट्रेन्स भी बहुत अच्छी हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है कमाल है, बहुत सुंदर है। लेकिन इन सब में कई बार हमारा मन करता है, जैसे मैं आपकी उम्र में था जब मुझे लगता था कि एक कोई जादू की छड़ी हो सिंड्रेला की, और भारत बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा यूरोप है, अमेरिका है।
लेकिन अभी तक नहीं हुआ, आगे भी वक्त अभी लगेगा, लेकिन हम शायद नज़दीक पहुंच रहे हैं। आप क्या सोचती हैं? सर, हम सिंड्रेला की छड़ी में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हमें ये लगता, हम चूँकि यात्राएं करते रहते हैं और इतनी दूर से आए भी हैं, जितनी चीज़ें आपने गिनाई वो सब हमने देखी हैं। वॉशरूम गंदे भी रहे हैं, कहीं साफ़ भी रहे हैं। रास्ते में सफ़र करते हुए लोग चिपक के बैठना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी चेहरे को ही देख के उनके भाव बदल जाते हैं। तो बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है हमारे खुद के ऊपर कि हम किस प्रकार का रवैया निभा रहे हैं, हम किस तरह से, अगर हम सड़कों पे चल रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, हम चीज़ों को कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तब हम मुद्दे उठाएंगे, तब वो बात आगे तक जाएगी, राजनेताओं तक जाएगी। परिवर्तन एक दिन में कभी नहीं आता। आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि लोग अनवांटेड तरीके से स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है आपका इशारा पुरुषों की तरफ रहा। क्या आपकी मदर से आपकी बात होती है या वरिष्ठ पीढ़ी से बात होती है तो 1980 1990 इनकी तुलना में 2022 क्या ज़्यादा खतरनाक हुआ है पुरुषों की मनोवृत्ति और उनके एटीट्यूड को लेकर? बिल्कुल सर, खतरनाक हुआ है। बल्कि मेरा रवैया ऐसा है कि अगर हम रोज़ ये चीज़ फेस करते हैं, एक दिन ही नहीं, आज सुबह भी ऐसा हुआ, लेकिन मेरा रवैया ये रहता है कि जब मेरे साथ घटनाएं होती हैं तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, हम कभी चुप नहीं रहते। एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने थप्पड़ मार के भी हम वापस आए। बढ़िया किया आप। तो कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, लेकिन इतना अगर कोई धृष्टता करता है तो दंड देने का अधिकार तो है। बिल्कुल। और ये सभी युवतियों के लिए हम कहेंगे कि प्रतिकार ज़रूर करें, क्योंकि अगर प्रतिकार नहीं करेंगे, आप मौन रहेंगे तो उसको आपकी सहमति समझी जाएगी। और मनोवृत्ति या कमजोरी, जी बिल्कुल, और मनोवृत्ति तो बिल्कुल बदली है, क्योंकि आज का पुरुष संबंध भूल रहा है कहीं ना कहीं। अब वो चाहे वृद्धावस्था के पुरुषों को देख रहे हैं या नवयुवकों को, और इसमें कहीं ना कहीं हम जैसे हमेशा से बात करते हैं, इसकी जिम्मेदारी परिवार की होती है। चलिए, इन्होंने जो बातें कही हैं, ग्लानि मन में होती है कभी? मैं वरिष्ठ पीढ़ी का हूं, लेकिन मुझे सुनकर शर्म आती है और मैं अपने युवा पुत्र से अक्सर ये बात कहता हूं कि कोई भी पंगा हो जाए लाइफ में, चलेगा तो कुछ भी नहीं, पंगा यानी गड़बड़। मिडिल क्लास के लिए तो सबसे बड़ा पंगा ही गड़बड़ है। अपने जीवन पर ध्यान दो। लेकिन उनकी माताजी यानी मेरी जीवन संगिनी भी ये कहती हैं उनसे कि चरित्र वाली चीज़ ना होगी जीवन में तो सबसे आनंदित रहोगे, हम भी और तुम भी। ऐसा आपको कुछ ग्लानि आती है? क्योंकि इनकी बात सुनकर मुझे भी बहुत शर्म आती। सर, मुझे मार्टिन लूथर किंग की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि हम जिन साधनों से जीते हैं उन लक्ष्यों से आगे निकल चुके हैं जिनके लिए हम जीते हैं। आज हमारी आध्यात्मिक शक्ति को हमारी वैज्ञानिक शक्ति लगातार पछाड़ती हुई चली जा रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने सवाल आपसे क्या किया? वही कर रहा हूँ सर। और यही कारण है कि आज हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें और अनियंत्रित पुरुष हैं। तो हमारे सामने एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो कहीं कमाल है सर, व्यंग्यकार हैं आप तो। नियंत्रित मिसाइलें और अनियंत्रित पुरुष, मार्टिन लूथर जूनियर ने कहा है। बुरा मत मानिएगा, आप काफी हद तक ऐसे हैं जी। तो सर, तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज के जो सामाजिक विघटन है उसका कहीं ना कहीं परिणाम है। लेकिन सर, हमें इस जो हमारा ये वर्ष उपदेश दे रहे हैं कि मन से बोल रहे हैं? नहीं, मन से बोल रहा हूँ सर। यह जो हमारा वर्ष बीत रहा है, इसमें जो मैंने व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी चीज़ जो अनुभव की कि यह जो आने वाला सिर्फ मात्र वर्ष नहीं है, जो दशक आने वाला है, यह एंटी एलाइटिस्ट मतलब अभिजात्य वर्ग के विरोध का एक दशक होगा, जिसमें हम पुनः से जो हमारी मान्यताएँ हैं, हमारी जो परंपराएँ हैं, उनके ऊपर विश्वास जताएंगे। क्योंकि भारतीय दर्शन में जितने भी 9 प्रमुख दर्शन माने जाते हैं, उसमें एक चारवाक को छोड़कर सब कहीं ना कहीं परलोक के सिद्धांत को मानते हैं। तो अगर हम अपनी परंपराओं से जुड़ेंगे, अपने परलोक का जो कि सिद्धांत है उसको सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, तो सर बड़ा बात बोले जा रहा है एकदम। तो सर कहीं ना कहीं हमारा जो एक सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो औरतों के बारे में हमारी सोच है, हमारा, जैसे कि मैं सर, अब आपने कहा कि दर्शन पढ़ के आए हो या कुछ पढ़ के आओ, मैं दर्शन ही पढ़ रहा था सर। उसमें उपनिषद काल के बाद हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस तरीके से नहीं देखा। उस जमाने में अपोला, लोपमुद्रा जैसी महिलाओं का हमने देखा, उन्होंने कि दर्शन के क्षेत्र में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। कितनी आप लोगों से कितने लोपमुद्रा, आप तो सर कमाल है। मतलब आपकी अध्ययनशीलता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं कतई उसके उपहास की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बहुत सुंदर है, ऑर्नामेंटल है, बहुत ही अलंकारिक है। लेकिन जो मैं आपसे नटशेल में समझना चाहूँगा कि आपको चुभता क्या है? मेरे घर में भी स्त्रियाँ हैं, मेरी पत्नी हैं, मेरी सिस्टर हैं, और भी रिश्ते हैं।
मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते होंगे। क्या समाधान देखते हैं आप? सर, एक सबसे बड़ी समस्या आज हम अपनी महिलाओं को हमने एक यह प्रयास तो किया है कि कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकार दिए जाएं, उनको उनके जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन एक समाज में एक जो पुरुष अगर कोई ज़बरदस्ती अतिक्रमण पूर्वक किसी की सीमाओं को लांघता है, वह चीज़ गलत है। उसके लिए लॉ ऑफ द लैंड है, उसके माध्यम से ही हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारा स्त्री पुरुष में हम काफ़ी उलझ गए हैं। पहला पार्ट हमारा जो है बातचीत का वो स्त्री पुरुष पर बहुत केंद्रित हो गया है। मैं इस टीम की तरफ आता हूँ और जानना चाहूँगा अंकित से। अंकित, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा देश, हमने जीएसटी लागू कर दिया, हाईवेज हम बना रहे हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम तीसरे नंबर के देश हो गए हैं, अर्थव्यवस्था में हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हर आदमी ये कहता है मेरी जेब में क्या आया। ये सारी चीज़ें लगती बहुत अच्छी हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम उसको बहुत इंडिविजुअलिस्टिक नज़रिए से भी देखने लगते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ? आप कैसे देखते हैं हमारे शहर, हमारा देश, कैसे हम कहाँ खड़े हैं? आपने जब अब एक किशोर से आज एक नौजवान तक का जो सफ़र है, कितना आपको लगा चेंज हुआ है? सर, बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट में शुरुआती में रहा हूँ, इसके बाद वर्तमान में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे भारत, मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत और विदेशी चीज़ों को भी समझने का मौका मिला। तो जैसे आपने साइंस के बारे में बात किया, एक समय ऐसा था कि जब हमें हमारी रॉकेट्स को ले जाने के लिए साइकिल पे लेके जाना पड़ता था। आज ये समय आ चुका है कि हम अपने साइंस में इतने ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और सैटेलाइट को लॉन्च कर पा रहे हैं। उसी का परिणाम है, एक समय ऐसा था कि सर हमारी जीडीपी में पर व्यक्ति कैपिटा इनकम जो थी लगभग 150 रुपये के आसपास हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि आज लगभग पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति की ये सारी चीज़ें तो भाई साहब ने भी बताई। सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। दर्शन की तरफ चले गए, आप आर्थिक आंकड़ों की तरफ जा रहे हैं। मैं इनके बीच में ठहर के उस नौजवान के मन की बात सुनना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहा है और सोच रहा है यार ये लोग सड़कों के गड्ढों की बात क्यों नहीं कर रहे, ये लोग रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे, ये लोग हेल्थ सर्विसेज के बेहतर होने की बात क्यों नहीं कर रहे। ये सब पर मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। सर, मैं वहीं पे आने वाला हूँ, क्योंकि सर मैंने जब चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही ऑब्जर्वेशन आएगा। अगर मैं आज से 50 साल की पहले बात करूँ तो मैं तो नहीं जा सकता ना, मैं डेटा और आंकड़ों की वजह से समझ पाऊंगा उसको। और आज मैं देख रहा हूँ 2022 में, तो जब मैं आता हूँ तो जो पहले मुझे अगर 10 वर्ष पूर्व आने में राजगढ़ से भोपाल आने में मुझे 5 घंटे लगते थे, तो आज मैं वही सड़कों की वजह से 3 घंटे में आ जाता हूँ। जो डेटा मैं आज से अगर 10 वर्ष पहले लेता था तो मुझे 2 kbps 3 kbps की स्पीड में मिलता था, आज मुझे वही 1 mbps की स्पीड तो एटलीस्ट मिल जाता है। ये स्थिति आ गई है। और सर अगर मैं गड्ढों की बात करूँ, गड्ढे की तो हो चुकी है, एजुकेशन की बात करूँ सर अगर मैं यहाँ पर, तो सर एक स्थिति ऐसी थी कि व्यक्ति बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से डरता था। लेकिन यहाँ पर मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे कई नौजवान होंगे जो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे। इवन जब इंटर्नशिप करने का मौका आता है तो सर सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को ढूंढा जाता है। दावा करता हूँ कि मेरे और आपके अलावा यहाँ सरकारी स्कूल वाला विधि के आप भी हैं। अरे कमाल है सर, 5 लोग श्री राम तो होंगे ही। जी। तो सर वही है कि हम संस्थाओं को जब इंटर्नशिप करना होता है सरकारी संस्था ढूंढते हैं। यहाँ पे कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि हम प्राइवेट संस्था से इंटर्नशिप कर लेंगे। और सर जब और संस्थाओं की बात करें तो परिवार वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते स्कूल में, लेकिन वहीं जब सरकार हायर एजुकेशन की बात होती है तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेजेस में। आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं सर? सर एक चीज़ मतलब स्कूलों की बात करें तो हमें स्थिति और सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर 2023 में आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या बेहतर हो? सर 2023 में अगर मैं उम्मीद की बात करूं तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो कहीं हद तक इम्प्लीमेंट होने वाली है और हो भी जाएगी, धीरे धीरे काम भी कर रही है। क्योंकि मैं 2017 से ही सर एजुकेशन को लेके काम कर रहा हूं, तो उसमें मैं जिस तरीके से परिवर्तन मैंने देखा है उसमें मैं कुछ हद तक सेटिस्फाई हूँ। सर स्वास्थ्य पर भी फिर मैं पीछे चलूंगा। अक्षता जी, मेरा सवाल वही जो इनसे मैंने पूछा, 2023 में मध्य प्रदेश में, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, देश में क्या बेहतर होने की उम्मीद आपको है और अभी जो हालात हैं उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? जी सर, मैं बहुत हद तक तो सेटिस्फाई हूँ। और अगर मैं इंडिविजुअली अपनी मतलब अपना पर्सपेक्टिव दूँ तो मुझे एजुकेशन पॉलिसी मेरे को तो हमेशा सही लगी है। और सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हर बच्चा मतलब उस लेवल पे जाए। हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कैसा पढ़ते हैं या हमारे घर वाले हमें कैसे संस्कार देते हैं। हमें बचपन सबसे पहले बोला जाता है कि हमारे जो टीचर होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो अगर हमारे हर पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को अगर अच्छे ज्ञान और अच्छे स्टार्टिंग से
से अगर उसको उस लेवल से पढ़ाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पूरे देश में या मध्य प्रदेश में मैं बात करूँ तो हर घर में अगर बच्चा सही ढंग से अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ेगा तो कौन करे, सरकार भी करे और परिवार भी करे? जी, सरकार, परिवार और खुद बच्चे की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही ढंग से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर। आपने बड़ी आदर्शवादी कल्पना खींच दी कि सब ये भी अच्छा करें, ये भी अच्छा करें, बच्चा भी अच्छा करे, लेकिन ये कैसे संभव होगा? किसी एक को तो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। जी सर, सब प्रोएक्टिव रोल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल सबका इंडिविजुअल का ही है। सबसे पहले आप खुद को सुधार लो तो देश और दुनिया सब सुधर जाएगी। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। गायत्री शक्तिपीठ से ये बहुत अच्छा मंत्र निकला था। जी मित्र, मैं आपकी तरफ आता हूँ पीछे। बहुत शालीन और सभ्य प्रतीत होने वाले और होंगे भी आप। जी, इसी सवाल की तरफ आपके उत्तर की अपेक्षा है। तो जो बात अभी स्कूलों की चल रही थी, गवर्नमेंट स्कूल की, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन अगर वर्तमान में आप यहाँ बैठे किसी बच्चे से पूछें आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है कि कोई नहीं कहेगा कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा। हिपोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी शायद वही है। जी, आप भी पढ़ाना चाहेंगे, क्यों? सर मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट में भी नहीं है। इतने अच्छे होनहार बच्चे वो होते हैं, अगर उनको सही से प्लेटफॉर्म मिले और सही शिक्षा और सही टीचर मिले तो वो वहाँ उस लेवल पे जा सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं जा सकते। मैंने खुद पर्सनली मैं 7th तक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैंने ये चीज़। आप सर मेरे से उदाहरण दे दूंगा। मैं 10th क्लास में सर मेरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, लेकिन फिर बदला लेंगे क्या? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं 11th 12th क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ा सर। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए टीचर की क्वालिटी से हम तो ये नहीं कह सकते कि उसमें क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति एग्जाम दे करके गया है, तो एग्जाम देने के बाद उसकी दक्षता वो साबित कर चुका है। इवन सर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो मैंने ऐसे कई टीचर्स देखे हैं सर जो सिफारिश के बल पे लग जाते हैं। तो सर हम उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? और सर सरकार संसाधनों के लिए मतलब पूरे पैसे खर्च करती है। चलिए जी, वो अगर मैं वास्तविक बात करूं तो जो बच्चा सरकारी स्कूल में अभी 8th क्लास में पढ़ रहा है, वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में DPS में RK पुरम में कहीं भी पढ़ेगा, वो 6th क्लास में 5th क्लास में पढ़ रहा है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मलाल आज हमको लगता है कि क्यों ना हम अच्छे स्कूल में पढ़ें। भोपाल से स्कूलिंग हुई आपकी? सर मेरी नरसिंहपुर से हुई। नरसिंहपुर से, जी। तो ये सब चीज़ें हैं और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर सरकारी स्तर पे और अच्छा हो और सरकारी स्कूल्स हों। स्कूल में जो डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है वो हो, लोगों को नए नए साधन मिले बच्चों को, जिससे कि वो बच्चे भी दूसरी जगह कंपेयर कर सकें। अब हम देखेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारियों में क्यों हिंदी मीडियम के बच्चे पीछे हैं, क्यों लोगों को, अगर आप देखिए जो बच्चा अच्छी स्कूल से पढ़ के जा रहा है वो कभी हिंदी मीडियम में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आगे। जी जी, शुभम, एक हमारे मित्र से हमारी बात हो रही थी जो राजनीति में हैं। उनका कहना था कि करीब 50 FIR उनके खिलाफ थी, जो धरना प्रदर्शन लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे धारा 151 का उल्लंघन ऐसी दर्ज हो गई थी। अब उन्होंने कहा शरद भाई हम तो चमाटा खींच देते थे, वो काम नहीं कर रहा सब इंजीनियर, तो हमने खींच दिया चमाटा। आप सार्वजनिक जीवन में भी काम करने की इच्छा रखते हैं, राजनीति में आपकी शालीनता भरी शर्मीली सी मुस्कुराहट बताती है कि चमाटा खींचने वाले तो आप नहीं होंगे और कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी, लेकिन राजनीति में ये मंजर हमको जब दिखता है, आप क्या देखते हैं? कि मैं राजनीति की आलोचना की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जिस राजनीति में आना चाहते हैं, क्या उस राजनीति को लेकर आश्वस्त हैं कि यहाँ नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पहचान है, यहाँ FIR ना भी हो, चमाटा नहीं भी मार सकते तब भी मौका मिलेगा? सर लेकिन एक बात है कि राजनीति का व्याकरण कुर्सी वाला पाठ जिससे पूछो वो यही कहता है 16 दूनी 8, तो वो बड़ा कठिन सफ़र है। और मुझे लगता है कि जब आप बात कर रहे हैं कि युवा राजनीति में नहीं आना चाहता, तो एक अस्थिरता का भाव तो युवाओं में है। और लेकिन जिस तरह की राजनीति का दौर था कि 16 FIR 40 FIR, लेकिन आज का युवा वोट देते समय ये भी देखता है कि इसके खिलाफ़ कितनी FIR दर्ज है। तो दौर बदला है और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पार्टियों पर दबाव है, नहीं तो गौतम गंभीर जैसे लोग राजनीति में नहीं आते, भले वो किसी न किसी सेलिब्रिटी के कारण, लेकिन वो प्रभाव तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। और यही व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही भले 2-4 सीट लोग मजबूरी में लेकर आएँ, लेकिन वो प्रभाव भी हमारे जो नागरिक युवा मतदाता है वो पार्टियों पर दबाव बना रहे हैं। तो 16 FIR राजनीति की जो 2023 की भी स्थिति है वो भिन्न नहीं मानते हैं आप? सर बिल्कुल, आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, कई अच्छे बाहुबलियों की जमानत जब्त हुई और वहीं कोई 28 साल का नागरिक भी, सामान्य परिवेश से आने वाला नागरिक भी, भले वो जीते ना,
लेकिन चुनौती दे रहा है। और वो चुनौतियाँ भी ये पार्टियाँ बदल, जैसे गुजरात का चुनाव हुआ, वहाँ पर देखा कितना पूर्व मुख्यमंत्री हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि विधानसभा का टिकट मिले। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी अभी आप अखबार आजकल हम रोज़ सुर्खियों में देख रहे हैं, ये दबाव है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से कोई भी हमारा युवा मतदाता जो है वो युवा प्रत्याशी के तौर लेकिन पर इसके सामने आए। पीछे चुनाव जीतने का समीकरण केंद्र में है, कोई नैतिकतावादी व्यवस्था नहीं है। सर, नैतिकतावादी व्यवस्था तभी बनेगी जब वो मतदाता भी अपने आप में ये तय करेगा कि मैं इसी प्रत्याशी को चुनूंगा जो अपने आप में नैतिक है। मतलब आप सब ये मानते हैं कि मतदाता भी करप्ट है? कितने लोग मानते हैं? सर, लोकतंत्र में तो चयन तो वहीं से हो रहा है, न दारू से न वोट से। बटन दबेगा तो फिर तो योग्यता से जब चयन होगा प्रत्याशी का तो सर सुधार आएगा। और हम ये देखते हैं यथा कि राजा तथा प्रजा। लेकिन सर, सुषमा स्वराज जैसी जब हमारे बीच में विदेश मंत्री थी तो हम वो विदिशा लोकसभा के जो नागरिक थे वो गर्व करते थे कि हमारी प्रत्याशी सुषमा स्वराज जी हैं। हम गर्व करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ऐसे आने वाले समय में लोगों को तय करना होगा, और जो नई पीढ़ी है वो बहुत सोच समझ के चयन कर रही है। सर, कई बार जिनका हमें भरोसा नहीं होता कि ये तो जीतेंगे। और आपको 2023 के लिए सबसे ज़्यादा एक युवा के नाते चिंता में डालने वाली चीज़ कौन सी लगती है विकास के मोर्चे पर, सर, युवाओं के एटीट्यूड को लेकर? जी सर, मुझे लगता है कि विकास वहीं से होगा, विधानसभा और लोकसभा से ही विकास होगा और ग्राम सभा से ही विकास होगा। जितने भी लोग हम तय करते हैं कि हम तय करते हैं कि अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा इंजीनियर मिल जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो जड़ उसकी कहाँ है, वो आना वहीं से है। तो 23 में तो अच्छा है कि वो अच्छी खाद और उर्वरकता के कारण जो प्रत्याशी निकाले हम, वो 23 में दोनों राज्यों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की है, वहाँ से अच्छे व्यक्ति की बात से ऐसा लग रहा है कि सारी व्यवस्थाएं ढह गई हैं और सारी उम्मीद सिर्फ राजनीति से है। कितनी बात करते हैं आप? श्रीराम, आप असहमति में सर हिला रहे हैं। युवा देश का कर्णधार है, और अगर सिर्फ ये कहते हैं हम कि देश की राजनीति ही देश के भविष्य को सुधारने में सक्षम है तो मैं ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि आज 60% जो जनसंख्या है भारत की वो युवा और जो वयस्क हैं वह है, वही इस देश के कर्णधार हैं। मुझे लगता है देश के भविष्य का, अगर हम शिक्षा की बात करें, राजनीति की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, सभी में आजकल जो युवा पढ़ रहे हैं, अभी 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं, 2023 में जो युवा पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जब वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश करेंगे, इस विकास व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, राजनीति में प्रवेश करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो क्रांति लाएंगे और विकास लाएंगे। डिम्पल, आप मुझे ये बताइए कि आप ट्रैवल करती हैं, आज की एक आधुनिक लड़की हैं, आप अपने मध्य प्रदेश को, अपने मुंबई को, अपने देश को जिस मकाम पर देखना चाहती हैं, वहाँ आप कितने प्रतिशत उसको पहुँचते हुए देख रही हैं? Sir, when you speak about in scale of 1 to 10, I'll say it's 5. We have reached till 5. And we have reached till 5 is like that कि सर आप देखेंगे एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। एजुकेशन में और चेंजेस 2023 में ये भी होने वाला है कि आजकल बच्चों को भगवत गीता, प्रैक्टिकलिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे रादर देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बात करने की बारी आती है, दे आर डम, दे आर ज़ीरो, वो बात ही नहीं कर पाते। एंड आजकल के लोग जो अभी जनरेशन जो आगे जा रही है, कुछ जनरेशन ऐसी भी है कि दे आर वेरी वोकल, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हम एवरेज फैमिली से बिलोंग भी करें लेकिन हम बात कर सकते हैं। उतना कॉन्फिडेंस है उनमें कि अगर मैं सरकारी स्कूल से हूँ तो मैं हूँ। पर पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे। अगर आप उनको पोक करेंगे कि तुम सरकारी फैमिली से हो, तुम सरकारी स्कूल से हो, दे माइट भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाए और वो शायद सुसाइडल या कुछ करने का ट्राई करते थे। बट आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा भी है और कॉन्फिडेंस गलत भी है। आजकल आप टेक्नोलॉजी देखो तो मिसयूज़ भी बहुत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आजकल इंस्टाग्राम इन सब में बहुत अलग 2023 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बैन क्या चीज़ें की जानी चाहिए, तो जल्दी जल्दी से मुझे आप सभी बताइएगा। क्या आपको लगता है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है और इनके खिलाफ एक अच्छा स्ट्रांगली एक आवाज़ आनी चाहिए? ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर। कमाल है, बहुत बहुत खूबसूरत उत्तर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत। रासमणि सर, मेरे हिसाब से भी मैं तो हमेशा से स्वतंत्रता को एकदम ऊपर मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से भी बैन तो कुछ नहीं होना चाहिए। हम समाज की तरह ही इतने ऊपर हो जाएंगे कि हम चीज़ों के बारे में बात करना छोड़ देंगे। वही तो इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रो करें। जैसे सर यहाँ पे बहुत अच्छा जवाब है, ये बहुत कॉन्फिडेंस से भरा जवाब है कि बैन अगर कोई चीज़ होनी चाहिए
तो वो होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं, जब हमारी संस्कृति कहती है नियंत्रण मन पर होना चाहिए। संस्कार हमें ऐसे दिए जाने चाहिए कि अगर कोई जहर का प्याला भी है हाथ में तो हम उसको अवॉइड कर सकें, उसको हटा सकें अपने सामने से। जी सर, अगर पावर मिल जाएगी किसी को भी बैन करने की, वो भले ही हमारी सरकार को भी मिल जाए। हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें बैन करी जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके जनहित में है। एक तरह अगर किसी के पास भी ये पावर होगी कि वो कोई चीज़ बैन कर सकेगा सर, तो वो बहुत गलत भी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे हाथ उठाकर बताइए, बैन करने की चीज़ें हैं कुछ ऐसा, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाकर मुझे बताएं। कोई नहीं मानता? बिल्कुल ईमानदारी की बात। शुभम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। तो इसी बिंदु पर कोई कुछ कहना चाहता हो तो मैं एक उनके मन की बात किसी की छूट नहीं जाए। हाँ जी, बोलिए। बैन करने से बेटर है कि हम लोग बैलेंस करना सीखें हर चीज़ को। बहुत क्लैपिंग। सर, उसका नतीजा ये है कि बैन करने से कुछ नतीजा नहीं निकला। कई राज्यों में भी देख रहे हैं कि शराब प्रतिबंधित है, बिहार में, गुजरात में, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा अखबार में पढ़ने में आता है कि सबसे ज़्यादा वहीं पर लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। पबजी को बैन किया तो उसके बाद कई ऐसे ऐप आ गए कि जो उसी का ही विकल्प थे। तो वो बैन में भी, प्रतिबंध में भी विकल्प तो हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए उससे बिल्कुल ठीक बात है। जी, सब बैन होना चाहिए तो इन चीज़ों पे होना चाहिए, हमारे विचार, हमारे सकारात्मक विचारों पे नहीं बल्कि नेगेटिव थॉट्स पे। और मतलब मैं तो यही मानूंगी अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारे से सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और अगर दूसरी चीज़ जो बैन होनी चाहिए सर, जो लड़के हैं उनको मतलब हमेशा हम ये मानते हैं कि वो ही गलत करते हैं हमेशा। कभी कभी लड़कियों से भी गलतियां होती हैं। बिल्कुल ठीक बात तो लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते, तो इस मेंटालिटी को भी बैन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आप सब ये मानते हैं, हम सब अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, अलग अलग आर्थिक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं। आप मानते हैं कि हम सब एक अच्छी दुनिया में हैं, हम एक बहुत इक्वल एटमॉस्फेयर में हैं, हमें पूरा मौका मिल रहा है, कोई समस्या और कोई चुनौतियां नहीं हैं। जो चुनौतियां हैं वो तो जीवन में सभी तरफ हैं। आपको अमेरिका में भी अपने टैलेंट से अपने को प्रूव करना पड़ता है, और जो चुनौतियां भारत में हैं काफ़ी हद तक वो वहाँ भी हैं। श्रीराम, बहुत कम समय है मेरे पास, कुछ सेकंड से अपनी बात। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चुनौतियाँ हैं, अगर हमारे बीच जो भी कठिनाइयाँ हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे सामने से अपॉर्चुनिटीज़ निकल के जा रही हैं, वो उड़ रही हैं। ये कह लें कि हमारे आसपास वो हैं, बस हमें बिल्कुल कैच करना पड़ेगा, जैसे हमने ये माइक कैच किया है। और कोई? हाँ जी अंकित, सर, बहुत कुछ सेकंड। हाँ सर, मेरा ये कहना है बस कि अगर हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हम बस इतना ध्यान रखें कि हमारे अधिकारों की वजह से किसी दूसरे का अधिकार का हनन ना हो जाए, क्योंकि अगर दूसरे का अधिकार हनन होगा तो वो अनुचित हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर, एक और बात। हाँ जी, हम विदेश की तरफ देखना छोड़ें और हमारे देश में जो हमारी खूबियां हैं हम उस पर निर्भर होके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे इन सब युवाओं की बात जो डिम्पल ने कही और सब ने इंडोर्स की, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये युवा पीढ़ी प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये मानती है कि ये व्यक्ति के स्व विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए कि उसके सामने जो कुछ भी रखा गया है उसमें से वो नीर क्षीर विवेक से वो अच्छी चीज़ ले ले और ख़राब चीज़ को वो हटा दे। आप किसी भी व्यवस्था पर, जी आप गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी माइक्रोफोन लीजिए प्लीज़। जी सर, मुझे ये बात तो सही लगी कि किसी भी चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए और व्यक्ति के स्व विवेक पे रखना चाहिए कि वो कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचता है। पर ये भी ज़रूरी है कि हम व्यक्ति का स्व विवेक को डेवलप करें, हम ये भी समझे कि व्यक्ति के लिए क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम स्व विवेक पे रख देंगे। अभिभावक, समाज, शिक्षा और काफ़ी हद तक हमारा तंत्र, ये सब मिलकर वो भूमिका निभाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरह आगे बढ़ना। बिल्कुल ठीक कहा। हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक हम प्रयास तो कर सकते हैं। हमें आशावादी होने का इस बदलते कैलेंडर के साथ प्रयास करना चाहिए कि शायद चीज़ें बेहतर हों और अपने हिस्से का गिलहरी प्रयास करना चाहिए। अपना कौन कहता है कि निराशावादी हैं? उम्मीद से भरा है अपना, देखें बिल्कुल तो धुमाल मचाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये युवा पीढ़ी प्रतिबंधों की बात नहीं करती है, स्वविवेक की बात करती है। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, देश से शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत ईमानदारी से कहती है कि 50% मार्क्स आपने अभी हासिल किए हैं, अभी आप गुड सेकंड के नज़दीक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पूरी ताकत से,
और गुड सेकंड और 60% अबव 60% अभी हासिल करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 1947 में जिस देश के पास बहुत सारी चुनौतियां जो उसको मिली थी, जिसको लूट लिया गया था, जिसकी कल्चर और संस्कृति पर बड़े आक्रमण हुए थे, वो देश खड़ा हुआ है। और मैं फिर कहूँगा कि ये खूबसूरती है कि आज भी इस देश में ये डिबेट होती है कि ये वामपंथी हैं, ये दक्षिणपंथी हैं, ये मध्यम मार्गी हैं, लेकिन यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, क्योंकि सबका बेटरमेंट यही है कि हम सब चाहते हैं भारत आगे बढ़े। और यही वजह है कि देश में जिस भी तरह की बहस हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद की बहस हो, चाहे वो 370 की बहस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बहस हो, लेकिन हम रॉकेट साइंस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं ये कमाल कर रहे हैं और दुनिया के सबसे ब्राइट और प्रॉमिसिंग युवाओं में ये टॉप 3 या टॉप 5 में बेचक रखे जा सकते हैं। सबसे अच्छे वर्कर्स हैं ये, विद इन दी कंट्री, विद इन दी स्टेट एंड आउटसाइड दी कंट्री एंड आउटसाइड दी स्टेट। तो ये बहुत उम्मीद की बातें हैं। हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, हमें तेज होना होगा, लेकिन ये काम सिर्फ सरकारों का नहीं है। हमें अनुशासित होना होगा, हमारे पेरेंट्स को अनुशासित होना होगा, हमें अपनी कुदृष्टि को, माफ़ कीजिएगा, जो पुरुषों की तरफ से महिलाओं की घोर आपत्ति है, उसको शालीनता और सज्जनता की तरफ ले जाना होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी लड़कों से, पुरुषों से अधिक उनके परिवार, उनके समाज की है, जहां उनको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और कंडेम्ड किया जाना चाहिए उनके इस ऑब्वियसली घिनौने कृत्य के लिए। और ये बताना चाहिए कि स्त्री के मन के प्रवेश का रास्ता उसके गहरे सम्मान से होकर गुजरता है। अगर आपके भीतर ये गुण नहीं है तो आपसे बड़ा कोई पाखंडी और कोई और शब्द क्या कहूँ सर 2023 में, जाने दीजिए, लेकिन सुधर जाइए भाई साहब। तो उम्मीद कायम है सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नकारात्मकता का कोई स्वर मैंने यहाँ इन नौजवानों से नहीं सुना है। तो उम्मीद बहुत अच्छी है, 2023 बहुत अच्छा होगा, हमारी सरकारें अच्छी होंगी, हमारे युवा अच्छे होंगे, मेरे जैसी जो सीनियर पीढ़ी है वो भी ठीक ठाक होगी सर, और हम आगे बढ़ेंगे और हम होंगे कामयाब। आप सबके साथ मैं ज़रूर गाना चाहूँगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत धन्यवाद, कमाल किया आप सबने। मिलेंगे अगली बार एक और सब्जेक्ट लेकर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।